नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गजब एकेडमी पर। सीडीपी की क्लास पेपर 1 और पेपर 2 यानी प्राइमरी और जूनियर के लिए ये क्लास है। सुपर 30 क्वेश्चन लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक क्वेश्चन बहुत ही चुनकर निकाला गया है। अगर आप इसको पूरा वॉच करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे तो पेपर से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और दोस्तों, वीडियो में आप देख तो लेते हैं क्लास, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हैं, तो इससे पता नहीं चल पाता है कि आप सोच क्या रहे हैं। तो आप प्लीज़ कम से कम कमेंट कर दिया करिए। जो भी आपको कहना हुआ करे, क्लास कैसी है, अच्छी लग रही है या कुछ और सुधार की ज़रूरत है, तो आप वो कमेंट में बता दिया करिए। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग चलते हुए पहले क्वेश्चन की ओर। मनोवैज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? यानी मनोविज्ञानशाला जो है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? क्या लखनऊ में है, क्या इलाहाबाद में है, क्या आगरा में है, क्या वाराणसी में है? तो कहाँ पर है सोचिए और साथ साथ आप हल करने की कोशिश करिए। आप देखिए कि आप कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? मनोविज्ञानशाला जो है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो मनोविज्ञानशाला ये आपके इलाहाबाद प्रयागराज में है। ये कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। भारत की सबसे पहली ये मनोविज्ञानशाला है। आप देख सकते हैं, भारत की पहली मनोविज्ञानशाला, ये इसकी स्थापना जो है 1947 में हुई थी। तो आपने क्या सीखा कि मनोविज्ञानशाला जो है ये कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है, जिसको हम आप सभी प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ये जो इलाहाबाद में स्थित है ये भारत की पहली मनोविज्ञानशाला है, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जो संबंध स्किनर का चूहों से है, जो संबंध स्किनर का चूहों से है और थॉर्नडाइक का बिल्लियों से है, वही संबंध कोहलर का किससे है? ये हमसे पूछा गया है। यानी आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कि स्किनर का संबंध जैसे चूहों से है, थॉर्नडाइक का संबंध जैसे बिल्लियों से है, तो ये जो कोहलर हैं इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है वन मानुषों से। किससे है? वन मानुषों से। जो कि इन्होंने, जो कोहलर हैं, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। जितने भी सिद्धांत हैं और उनके प्रवर्तक हैं, इनका एक वीडियो जो है हमने बनाकर डाल दिया है, प्लेलिस्ट भी बन गई है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। एक ही जगह पर आपको सभी सिद्धांत और उनके मनोवैज्ञानिक मिल जाएंगे। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। जैसे कोहलर हैं, इनकी एक बुक है, इनकी बुक का नाम है मेंटालिटी ऑफ एप्स। मेंटालिटी ऑफ एप्स 1925 में इन्होंने लिखी थी। यानी आप समझ गए कि कोहलर जो हैं इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया। इनकी पुस्तक का नाम है मेंटालिटी ऑफ एप्स, जिसको इन्होंने 1925 में लिखा था। स्किनर के बारे में आप जानते होंगे। स्किनर ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? स्किनर जो हैं ये रूस के वैज्ञानिक हैं। और स्किनर ने जो है काहे पर प्रयोग किया था? चूहों पे तो पहले बता चुके हैं। और ये जो थॉर्नडाइक हैं इन्होंने बिल्लियों पर
प्रयोग किया था। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक ने, इन्होंने सिद्धांत दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अधिगम का पठार है, अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार क्या है? अधिगम में अवरुद्ध, वद्धर या अधिगम में दोष या अधिगम की समाप्ति या अधिगम से अवरुद्ध। तो आपका ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम का पठार आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई कार्य करते हैं या सीखते हैं तो कुछ समय तक तो ऐसा लगता है कि कार्य में हमको सफलता मिल रही है और कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि कार्य में जो है अब उन्नति नहीं हो पा रही है, यानी उन्नति हमारी बिल्कुल रुक सी जाती है। तो इस अधिगम को क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। अधिगम का पठार कहते हैं, यानी कोई काम अगर हमने शुरू किया तो शुरुआत में उसमें सफलता मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर उसमें जो है हम जिस हिसाब से उसमें मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है तो हमारा मन उदास हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? अधिगम का पठार बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमने एक वीडियो इनकी भी बना दी है, पुस्तक और लेखक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं पुस्तक और लेखक के, वो सभी एक ही जगह पर आपको मिलने वाले हैं। तो आप तुरंत जाइए गजब एकेडमी पर, उसमें प्लेलिस्ट बनी है सीडीपी की, उसी में देखिए पुस्तक और लेखक के लिए जो है एक अच्छी सी क्लास बनकर तैयार हो गई है, आप उसको देख सकते हैं। तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं स्किनर। कौन है? स्किनर। तो इनकी एक पुस्तक है दूसरी, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। देखिए, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, ये स्किनर की दूसरी बुक है। और एक बुक ये है जो अभी आपने पढ़ा, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु, ये प्रशिक्षण लिखा हुआ है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रशंसा है कि दंड है कि पुरस्कार है कि सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है? तो छात्रों में सही व्यवहार का जो प्रशिक्षण होता है वो ऑप्शन नंबर, नजर तो नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर 4 होगा कि जब व्यवहार आपका सही होगा और सही व्यवहार का आप प्रस्तुतिकरण कर पाएंगे, व्यवहार को आप प्रस्तुत कर पाएंगे, तो वही जो है प्रशिक्षण इसीलिए किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया? तो किसने प्रस्तावित किया था समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया? तो इनका नाम है हल, इनका नाम है हल। तो इनकी एक बुक है, ये बुक है इनकी ए बिहेवियर सिस्टम, ये हल की एक पुस्तक है। यानी समस्या समाधान एक ऐसा चिंतन है जो आप कह सकते हैं लक्ष्य निर्दिष्ट होता है। कैसा होता है? लक्ष्य निर्दिष्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा
सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है कौन? ये हैं डेविड ह्यूम। और बाकी सब ये तीनों जो हैं मनोवैज्ञानिक ये संबंधित हैं और डेविड ह्यूम नहीं संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? अवबोध स्तर या परावर्ती स्तर या स्मृति स्तर या दूरवर्ती स्तर? ये दूरवर्ती स्तर जो है ये शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। बाकी ये तीन हैं। और आप ये समझ सकते हैं कि शिक्षण के स्तर यानी इनका जो आधार है जिसके माध्यम से छात्रों का बौद्धिक विकास किया जाता है, यानी शिक्षण अधिगम जो है इसके आधार पर जो है छात्रों का बौद्धिक विकास किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखा जाए जरा। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्याख्यान, योजना, अन्वेषण, मस्तिष्क, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपने देख लिया होगा। इसका सही जवाब होगा व्याख्यान। यानी क्वेश्चन को फिर एक बार पढ़िए, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? व्याख्यान जो है, व्याख्यान विधि जो है जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्याख्यान विधि जो है ये आप समझ सकते हैं कि इसका केंद्र बिंदु शिक्षक होता है, पूरी तरीके से शिक्षक होता है और जिससे वह सामग्री के साथ यानी समक्ष माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षण विधि में शिक्षा का केंद्र बालक होना चाहिए, बालक होना चाहिए। तो व्याख्यान विधि जो है इसमें जो है ये शिक्षक केंद्र होता है। तो इसमें बच्चे को जो है सीखने में, उसके अधिगम में समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है कौन? देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। नहीं, समावेशी शिक्षा ये कहती ही नहीं है। समावेशी शिक्षा का मतलब ही है कि सबको साथ लेकर चलना, तो यही हमें लग रहा है गलत हो गया। उसके बाद आगे, यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की और सेवा में बदलाव है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद, समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद डी ऑप्शन क्या कह रहा है? यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिगम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। ये भी सही है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन वो गलत था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन 11 कह रहा है, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? अभिभावक कथन। ये जो फ्लेंडर हैं इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, विशिष्ट प्रणाली सिद्धांत। विशिष्ट प्रणाली सिद्धांत दिया था इन्होंने 1959 में, और इसको इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया था। 3 भागों में विभाजित किया था, जैसे शिक्षक कथन, दूसरा है छात्र कथन और तीसरा है मौन।
तीसरा है मौन। तो ये जो फ्लेंडर हैं, इन्होंने जो है ये सिद्धांत दिया था विशिष्ट प्रणाली का सिद्धांत 1959 में, और इस प्रणाली को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया था, शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है रूपग्राम। सही जवाब क्या हो जाएगा? रूपग्राम। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई जो है होती है वो क्या है? रूपग्राम है। अब रूपग्राम जो है ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। यानी रूपग्राम जो है ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। अब जैसे ये ध्वनिग्राम, ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई, यानी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जो शब्दों के अर्थ में अंतर ला सकती है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो शब्दों के अर्थ में अंतर ला सकती है, अंतर ला सकती है। तो संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई आपने क्या देखी? रूपग्राम। रूपग्राम क्या है? भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई होती है। ध्वनिग्राम क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जो शब्दों में, शब्दों के अर्थ में अंतर ला सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? हम करके सीखते हैं किसने कहा था? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर मेस। इनमें से, इन 4 में से, कहा तो बहुत लोगों ने था, लेकिन इन 4 में से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो इसका सही जवाब एक ऑप्शन नीचे है, इसको देख लेते हैं। क्या है नीचे? वर्णन। वर्णन है, ये वर्णन है, वर्णन। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्णन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका स्तर नहीं है वर्णन। वर्णन जो है, ये वर्णन, ये शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण के स्तर हैं आपके, एक है बोध, चिंतन, स्मृति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। यानी शिक्षण की अंतःक्रियात्मक जो अवस्था होती है उसमें मुख्य क्रिया क्या होती है? निवाद की, यहाँ पर निदान होगा, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, और क्रिया और प्रतिक्रिया की उपर्युक्त सभी जवाब इसके सही हो जाएंगे। यानी शिक्षण की अंतःक्रिया निदान से होती है, प्रत्यक्षीकरण से होती है, क्रिया और जब प्रतिक्रिया देंगे तब होगा, और ये सभी ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है।
इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित है? इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित है? कोई बालक है जो काली वस्तुओं को देखकर डर रहा है, काला कुत्ता देख ले रहा है, काली गाय देख ले रहा है, काली वस्तुओं को देख ले रहा है, तो उसमें क्या है? इसको बोलते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्दीपक सामान्यीकरण इसको कहते हैं। यानी अधिगम की प्रक्रिया के दौरान प्रारंभिक प्रयासों में यह देखा गया है कि बालक जो है मूल अनुबंधित उद्दीपक के प्रति ही नहीं बल्कि उसके समान और उसी तरह की अनुक्रिया भी करने लगता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है? व्यक्तिगत भेदभाव या अभिभावक की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर या विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिभावक की पृष्ठभूमि। अभिभावक की पृष्ठभूमि। जबकि व्यक्तिगत भेद विद्यार्थियों का मानसिक स्तर या विषय की विशिष्ट प्रकृति इत्यादि पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो आप बताइए, क्या सामूहिकता की प्रबलता या जिज्ञासा की कमी या अभिवृद्धि में स्थिरता या समूह एवं खेलों की सहभागिता? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, क्या? जिज्ञासा की कमी, ये नहीं है। इसकी प्रमुख विशेषता जैसे हो गई सामूहिकता, हो गई प्रबलता, हो गई जिज्ञासा, हो गई, ये सब चीजें होती हैं। यानी रचनात्मक कार्यों में जब रुचि होगी तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रबोधन। ये डी वाला, ये सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ये आपका उद्भवन भी संबंधित है, अभिप्रेरणा भी संबंधित है, आयोजन भी संबंधित है, और एक होता है सत्यापन, ये भी संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग आ गए हैं। अगर आपने अभी भी कमेंट या लाइक नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, और चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको देखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इसको रखिए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? प्रथम चरण कौन सा होता है? वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास सही जवाब हो जाएगा। और भी इसके चरण हो सकते हैं, शारीरिक विकास ही नहीं है, जैसे मानसिक विकास, ये भी इसका एक चरण है। सामाजिक विकास, ये भी चरण है। नैतिक विकास, ये भी एक चरण हो गया है। और संवेगात्मक विकास, ये सब चरण होते हैं कि वृद्धि और विकास का प्रथम चरण तो शारीरिक विकास है, और मानसिक
विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है। तो 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, 20 क्वेश्चनों का सफर तय कर लिया है। और आप देख रहे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन जो है आप सही कर रहे हैं। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? संशोधन है। क्या है? संशोधन है। यानी व्यक्ति प्रतिदिन अपने जीवन में नए अनुभवों को एकत्र करता रहता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है, यानी संशोधन करता रहता है। तो सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन है कि स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है प्रसूत अनुबंधन के लिए। प्रसूत अनुबंधन के लिए स्किनर ने जो परीक्षण किए थे, एक तो चूहे पर परीक्षण किया था और दूसरा कबूतर पर किया था। तो परीक्षण और मनोवैज्ञानिक की एक क्लास, ये आपकी CDP वाली क्लास में प्लेलिस्ट बनी है, उसमें पड़ी हुई है। उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किस जानवर पर परीक्षण किए, किस पर परीक्षण किया और उसके क्या सिद्धांत हैं, किस तरह से किया, उसका विधिवत एक्सप्लेन जो है उन क्लास में किया गया है। आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो स्किनर बॉक्स का प्रयोग जो है प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया और कबूतर पे किया। इसी बॉक्स में चूहे और कबूतर को बंद करके जो है ये परीक्षण किए थे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है क्या? जो बुद्धिमापन की ये भाटिया बैटरी, इसका परीक्षण है। इसमें कितने उप परीक्षण हैं? तो इसमें 5 उप परीक्षण हैं। 5 उप परीक्षण हैं इसमें। तो आप इसको समझ सकते हैं, यानी बुद्धिमापन के लिए यह परीक्षण है। जो भाटिया बैटरी है, इसमें 5 उप परीक्षण है और बुद्धि मापने के लिए यह परीक्षण हुआ था। बुद्धि मापन हेतु इसका परीक्षण किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? यह क्वेश्चन 2-3 बार मिल चुका है, आप समझ गए होंगे। किंडरगार्टन, क्या इसका जवाब फ्रॉवेल होगा या मॉन्टेसरी होगा या कुक होगा या डाल्टन होगा? तो इसका सही जवाब होगा फ्रॉवेल। फ्रॉवेल ये जो हैं ये जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया था। यानी इनके कहने का तात्पर्य था कि बालकों को पौधे से तुलना करके उसके स्व-विकास की बात कही है। यानी बालकों की तुलना पौधों से की है और उसके स्व-विकास की बात की है। किसने? फ्रॉवेल ने। क्वेश्चन नंबर 25, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता ये आपके हैं थॉर्न। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? यानी छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? क्या छात्र को दंडित करना? नहीं।
उसे नज़रअंदाज करना बिल्कुल नहीं, उसके माता पिता को सूचित करना बिल्कुल नहीं। तो सही जवाब फिर होगा क्या? अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उसके उपचार का सुझाव देना। ये डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। यानी छात्र के जो अवांछित व्यवहार है उसको सुधारने के लिए आप उसको दंडित भी नहीं करेंगे, उसको नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे, चलो छोड़ो क्या मतलब है, उसके माता पिता को भी आप पहली बार शिकायत नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या? आप जो है आप ये देखेंगे कि ये अवांछित व्यवहार क्यों कर रहा है, किस कर रहा है, फिर उसका उपचार आप खुद स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, एक क्वेश्चन इससे मिलना मिलना है, ये आप समझ लीजिए 100 में 100% एक क्वेश्चन अधिगम अक्षमता से मिलेगा। एक क्लास बना दी है हमने अधिगम अक्षमता पर रिलेटेड, और जितने भी विकार हैं इम्पोर्टेंट वो सब एक क्लास में आ गए हैं। तो आप गजब एकेडमी पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है CDP के नाम से, उसी में ये क्लास पड़ी हुई है। जितनी भी अधिगम अक्षमताएं हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, वो सभी हमने इस क्लास में सम्मानित किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अब डिसलेक्सिया जो है किससे संबंधित है? तो देखिएगा आप, ये डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने से संबंधित है। डिसलेक्सिया जो है पढ़ने से संबंधित है, और ये जो गणितीय कौशल है ये किसकी वजह से है? विकार डिसकैलकुलिया, ये डिसकैलकुलिया की वजह से गणितीय विकार उत्पन्न होता है। और लेखन संबंधी विकार किससे होता है? डिसग्राफिया। आप डिसग्राफिया कह सकते हैं। और वाक क्षमता संबंधी जो विकार है उसे क्या कहते हैं? डिसफेजिया। तो आप समझ गए होंगे। तो आप अगर उस क्लास को पूरी देख लेंगे तो आपके जितने भी कंफ्यूजन हैं, डाउट हैं, सब क्लियर हो जाएंगे, और जितने भी विकार हैं वो एक ही क्लास में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग। ब्रेल लिपि जो है, देखिए ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? यानी ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग ये जो है मतलब किस प्रकार के बच्चों के विकार में प्रयुक्त की जाती है? तो दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दरअसल होता यह है कि जैसे कुछ बालक होते हैं जो मोटे छापे की पुस्तक पढ़ सकते हैं, मोटे छापे वाली जो पुस्तक होती है उसको पढ़ सकते हैं, तथा वे सामान्य वातावरण में शिक्षा भी आराम से ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन कुछ गंभीर रूप से जो बालक हैं, दृष्टिबाधित बालक हैं, उनको वस्तुओं को देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, समझने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो वह दृष्टि जो है विधियों द्वारा शिक्षित नहीं किए जा सकते हैं। यानी ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग लिपि जो है उन्हीं बालकों के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन कुछ जो बालक होते हैं जो मोटे छापे वाली किताब को पढ़ लेते हैं और सामान्यतः बालकों के बीच में आसानी से सामंजस्य बैठा लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही ज़्यादा
नहीं पढ़ पाते हैं और ना ही वो स्पर्श से पढ़ पाते हैं और देख तो पाते ही नहीं बिल्कुल, उनके लिए ये लिपि बनाई गई है जिसका नाम है ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। CWSN का अर्थ क्या है? CWSN का अर्थ क्या है? मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे या एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। CWSN, CWSN क्या होता है? इसका पूरा नाम चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। क्वेश्चन नंबर लास्ट, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? परामर्श का एक तत्व नहीं है, कौन सा? साक्षात्कार, विश्वास, वृत्तिक वृद्धि या संप्रेषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी आपको? आप कमेंट में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सहयोग की, आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि यूपी टेट और आने वाले सीटेट, इनमें अच्छी से अच्छी क्लास और विधिवत रूप से विद एक्सप्लेन आपको समझा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।